प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है एसबी पब्लिक इंटरमीडिएट के ऑनलाइन कक्षा में। आज हम लोग कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र भाग 5 में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है बच्चों आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। कोई भी दिक्कत या परेशानी है तो आप व्हाट्सएप या कमेंट के माध्यम से, चैनल के कमेंट्स के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी छोटी छोटी कमियों को दूर कर सकें। और एक बात वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि चैनल को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जो बच्चे अन्यत्र विद्यालय के हैं या जो अभी पढ़ाई से वंचित हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें बच्चे और इसका लाभ उठाएं। अपनी पढ़ाई को अच्छे से सुगमतापूर्वक लॉकडाउन के पीरियड में घर पे रह के चलने दें। आइए शुरू करते हैं टॉपिक। पहला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। इसके पहले वाले टॉपिक में बच्चों हम लोग बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस पर एक एग्जाम्पल भी मैंने बताया था। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण हमें दो चीज़ों की मुख्यतः ज़रूरत पड़ती है कि आवेश का परिमाण कितना है और उस आवेश से जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर हम तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं उसकी दूरी कितनी है, और उसको बाकायदे फार्मूले में रख के तीव्रता को हम लोग गणना कर लेंगे। उसी चीज़ को यहाँ पे भी इस केस में वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता की गणना जब करेंगे तो वही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। सिंपल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक डेफिनेशन लिख के इसको फिर स्केच करके बताते हैं आपको। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ जैसे डिफिनीशन दी गई है बच्चों, उसी के अनुसार एक फिगर बनाते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं एक बिंदु आवेश -q है और इससे अल्प दूरी पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज +q है। इसमें हम देख रहे हैं कि दो समान परिमाण है, q आवेश दोनों का सेम है और उनकी प्रकृति विपरीत है, एक प्लस है एक माइनस है। तो ऐसा जो एक सिस्टम बनता है, एक जो निकाय बनता है, इसी निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसको इस तरह से हम लोग सिंबलाइज करते हैं अपने कॉपी में। -q +q। यह एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर ये जो बात हो रही बच्चों, अल्प दूरी, बहुत कम दूरियों के बीच की होनी चाहिए।
वो दूरी हम सामान्यतः अपने अध्ययन को सुविधाजनक करने के लिए इनके बीच की जो दूरी है वह 2L कंसीडर करते हैं। किसी किसी बुक में यह 2D है, किसी किसी बुक में 2L है, तो इनके बीच की दूरी को हम लोग 2L कंसीडर करते हैं। अब 2L लेने का मतलब आप सोच रहे होंगे कि सर L भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन L लेने से जब हम गणना करेंगे तो वो थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा। तो इसलिए 2L अगर ले लें तो गणना करने में हमें आसानी होती है और उसका कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए उनके बीच की दूरी को हम लोग 2L लेते हैं। तो ये जो एक सिस्टम है इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि -5 माइक्रोकूलम +5 माइक्रोकूलम, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी वाटेवर 2L यहाँ पे लिख रहे हैं, कुछ भी हो, 1 सेमी 1 mm इस तरह से एंगस्ट्राम में मान लें। तो क्या यह एक वैद्युत द्विध्रुव है? तो बिल्कुल यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। अच्छा, इस तरह से क्या यह वैद्युत द्विध्रुव है? यह वैद्युत द्विध्रुव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आवेश का परिमाण तो सेम है, लेकिन प्रकृति भी क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। विपरीत यानी कि एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों माइनस हैं। इसी तरह से +10 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम, यह भी वैद्युत द्विध्रुव नहीं है, क्योंकि प्रकृति भी सेम, प्रकृति जो है उनकी सेम नहीं होनी चाहिए, वह विपरीत होनी चाहिए। प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, आवेश का परिमाण बिल्कुल बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर यदि जानिए, एग्जाम्पल के तौर पे HCl NH3 CH4 H2O CO2, ये जितने भी अणु हैं ये सभी वैद्युत द्विध्रुव हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कॉन्सेप्ट में यह नहीं सोचेंगे बच्चों कि बस दो ही हो तो कहें। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल है कि एक H इनके बीच और ये Cl। H क्या होता है? प्लस होता है, Cl माइनस होता है। NH3 के केस में आए तो N अब H, तो यह प्लस और यह अपने साथ अलग अलग इसको निगेटिव भी क्रिएट करते थे। यह इसके साथ एक वैद्युत द्विध्रुव बनाता है, एक इसके साथ बनाता है और एक इसके साथ। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव निकाय कितने हैं? 3 हैं। ऐसे यहाँ देखेंगे तो 4 होंगे, यहाँ देखेंगे तो 2 होगा, यहाँ देखेंगे तो 2 होगा। इस तरह से हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को समझते हैं। ये नहीं कि केवल 2 ही हो तो केवल उस अणु में वैद्युत द्विध्रुव के निकाय एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो अणु, ये जितने भी अणु हैं ये सभी वैद्युत ध्रुव होते हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाएंगे। अच्छा, कुछ और वैद्युत द्विध्रुव के बाद में बात करें, क्या नाभिक के अंदर का परमाणु वैद्युत द्विध्रुव है? तो इसके लिए बच्चों एक शर्त है। नाभिक के अंदर का जो परमाणु है, परमाणु जो है, परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अलग अलग कक्षाओं में चक्कर करते हैं, चक्कर लगाते हैं, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु की यदि मैं बात करूं, केवल एक परमाणु, तो एक परमाणु वैद्युत द्विध्रुव हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वह वैद्युत क्षेत्र में स्थित है कि नहीं है। जैसे कि कोई परमाणु, जैसे किसी भी तत्व का परमाणु ले लें, किसी भी तत्व का परमाणु अगर हम लें, तो किसी भी तत्व के परमाणु में बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में उसके प्लस, या नाभिक के अंदर प्रोटॉन है तो प्लस माना जाता है, और परमाणु नाभिक के बाहर चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो उनके कारण उनकी अपनी एक नेगेटिव साइन भी होगी।
तो जो पॉजिटिव बिंदु, जो नाभिक का द्रव्यमान केंद्र है प्लस वाला, और इलेक्ट्रॉनों का माइनस के कारण जो द्रव्यमान केंद्र है, वो दोनों संपाती होते हैं। संपाती का मतलब एक ही पॉइंट पे होते हैं, यानी कि जहाँ पे प्लस है वहीं पे माइनस होता है, यानी कि इनके बीच अल्प दूरी बनती ही नहीं है। कब? जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है तब। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु जो होते हैं वे साधारण रूप से बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वे वैद्युत द्विध्रुव नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही उस परमाणु को हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, इसका प्लस माइनस अलग अलग हो जाता है, वह पोलराइज्ड हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित होने का मतलब कि प्लस का जो द्रव्यमान केंद्र है वो, और इलेक्ट्रॉनों के कारण माइनस का जो द्रव्यमान केंद्र है वो, उनके बीच में एक डिस्टेंस बन जाती है, कल्प दूरी बन जाती है, जिसके कारण परमाणु ध्रुवित हो जाता है। तो यहाँ पर ये याद देने की बात है कि एक परमाणु बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता, लेकिन जब उसे हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तब वो वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। आगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, इसे आप नोट करेंगे। आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अभी तो हम ये समझ लिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के सहारे ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिफाइन कर पाएंगे बहुत आसानी से। आइए देखते हैं क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण, परिमाण मतलब वो मात्रा होगी प्लस या माइनस, कोई भी एक ले, इसे ले या इसे ले। परिमाण की जब बात आएगी बच्चों तो वहाँ चिन्ह की बात नहीं होगी, वह परिमाण मात्रा में अगर 5 माइक्रोग्राम है तो 5, 10 माइक्रोग्राम है तो 10 ले लेंगे। तो किसी फिर से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से लिखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण करते हैं। इसे स्मॉल p से लिखते हैं। P बराबर Q इंटू 2L, या इसे सीधे लिख देंगे 2QL, इस तरह से। तो डिफाइन हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख नहीं रहे हैं, मैं इसको 2 या 3 बार अब देख लिए। यहाँ पर मैं जैसे बोल रहा हूँ उसी अनुसार इसको आप लिखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे स्मॉल p से लिखते हैं। P बराबर होता है Q इंटू 2L, या P बराबर 2QL। अच्छा, इसके बारे में और बात करें। यह बच्चों सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसकी दिशा, भाई सदिश है तो दिशा भी बतानी पड़ेगी। इसकी दिशा माइनस आवेश से, जो माइनस वाला आवेश होता है, माइनस आवेश से, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है। आवेश की ओर होता है।
अगर यहाँ पर मैं फिगर में उस चीज़ को दिखाना चाहूँ तो इस तरह से यहाँ पर बच्चों मैं एक सिंबल बना देता हूँ, ऐसे ये तीर का निशान, यह हो गया ये डायरेक्शन की बात, माइनस से प्लस। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना क्या वैद्युत द्विध्रुव का जब हम फिगर बनाते हैं तो इस साइड माइनस लिखना जरूरी है, इस साइड प्लस लिखना जरूरी है? यह जरूरी नहीं है। आप प्लस इधर भी लिख सकते हैं, माइनस इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन सुविधा अनुसार डायरेक्शन को बताने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं हम लोग चीज़ों को, तो इसलिए ये माइनस को इधर लेता है, प्लस को इधर लेता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आप इसे इस तरह से भी स्केच कर सकते हैं, प्लस इधर ले लीजिए, माइनस इधर ले लीजिए, यह अब भी वैद्युत द्विध्रुव ही है। और अब इसकी डायरेक्शन केवल बच्चों ध्यान देना है कि डायरेक्शन सदर किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर, इसलिए हम माइनस से प्लस की इसके डायरेक्शन को शो करेंगे इस साइड में, और यहाँ पर इस साइड में। वेक्टर का निशान तो हमेशा जैसे नहीं लगता है उसी अनुसार लगाएंगे, लेकिन डायरेक्शन आपको याद रखना है वह माइनस से प्लस की ओर ले जाती है। नोट करते रहेंगे। इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक तो आप देख ही रहे हैं फार्मूले में, आवेश गुणे दूरी, तो आवेश का कूलम इंटू दूरी का मीटर, तो कूलम मीटर, यह इसका क्या हो गया, मात्रक। बीमी सूत्र की बात करें बच्चों तो मैंने बताया था कि जहाँ सी रहे, पहले लेक्चर वाले में, पहले वाले वीडियो में मैंने इस चीज़ को क्लियर किया था कि कहीं पे भी अगर आपको कूलम का मात्रक बीमी सूत्र लिखना हो तो आप तुरंत सी की जगह AT लिखेंगे। क्या लिख देंगे, AT। मैंने बताया वीडियो में, यहाँ लिख देंगे AT, और मीटर के लिए क्या लिखेंगे, L। तो हम यम के या ए में लिखते हैं, तो यम तो नहीं है, यम LTA के फॉर्म में लिखते हैं, तो यम वाला नहीं है तो ये 0, यल का 1 डायमेंशन, टी का 1 डायमेंशन, ए का 1 डायमेंशन, तो ये इसका हो गया बीमी सूत्र। M0 L1 T1 A1, इस तरह से इसका बीमी सूत्र हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को कॉपी पे बनाएंगे कैसे, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें जानेंगे। आगे टॉपिक है बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता की गणना। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता की गणना वैसे हम मुख्यतः 2 रूप से करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 3 तरीका है। देखें, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति के अनुसार तीव्रता की गणना करते हैं। तो उसकी स्थिति तो एज यूजुअल ऐसे है, लेकिन पॉइंट हम कहाँ ले रहे हैं उस अनुसार बात होती है। तो यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। अगर इसके अक्ष के अनुदिश, आप समझ रहे हैं कि अक्ष उसकी लंबाई के अनुदिश, उसकी अक्ष के अनुदिश लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोई पॉइंट ले जाए, दोनों साइड आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि इधर ही ले, बुक में आपको एक साइड बताया है, लेकिन आप इधर भी लेके समझ सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड उसके अक्ष पर, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं पे भी पॉइंट ले उसके अक्ष पर, तो वो अच्छी स्थिति कहलाती है, अच्छी स्थिति कहलाती है। फर्स्ट। सेकेंड, यदि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत, ये तो भाई उसका क्या हो गया, अक्ष हो गया, प्लस से माइनस क्यू से प्लस क्यू को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है वह वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत
और ठीक सेंटर पॉइंट बीचों बीच नीचे या फिर ऊपर कहीं भी पॉइंट लें, उस पॉइंट पर जो हम तीव्रता की गणना करते हैं, इस पॉइंट पर इसे हम लोग कहते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का मतलब आप समझ लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत और उसके ठीक मध्य बिंदु से ऊपर या नीचे अगर किसी पॉइंट पर हम तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो वह वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति के कारण तीव्रता होगी। क्लियर? तो ये हो जाएगी निरक्षीय स्थिति। यहाँ पर ध्यान देना है, बीच की दूरी कितनी होती है, यहाँ पर 2l होती है। तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट, यहाँ से ये हो जाएगा l और ये हो जाएगा l। सिक्स सेंटर पॉइंट से लंबवत ऊपर या नीचे ने तो निरक्षीय स्थिति हो जाएगी। ये हो गया निरक्षीय स्थिति। ओके, एक और है बच्चों कि आप दिमाग में आ रहा होगा कि क्या केवल अक्ष के अनुदिश और अक्ष के लंबवत ठीक सेंटर पॉइंट से ऊपर ही ज्ञात करेंगे और कोई तरीका नहीं किसी रैंडम पॉइंट पे कहीं पे भी ज्ञात करें? तो बिल्कुल है, वही तीसरी स्थिति हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव किसी भी विन्यास में क्यों न स्थित हो, जैसे ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया, अब -q से +q, अब कहीं भी पॉइंट लें यहाँ तो सेंटर पॉइंट से मिलाने वाली एक रेखा स्मॉल r दूरी बिंदु P पर, यहाँ पर तीव्रता भी इसके कारण हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम अच्छी निरक्षी नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे व्यापक स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर तीव्रता व्यापक, यानी कि यह इसमें कंडीशन लगा के अच्छी निरक्षी को हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। तो देखेंगे इसे हम लोग आगे के वीडियो में। फिलहाल अभी आते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। तो अच्छी स्थिति तो क्लियर हो चुकी होगी कि अच्छी स्थिति क्या है, कि वैद्युत द्विध्रुव के माइनस से प्लस को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अक्ष के अनुदिश, उस अक्ष पर अगर हम कोई पॉइंट लें तो उस पॉइंट को हम लोग अच्छी स्थिति के रूप में समझते हैं। वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड में हो सकता है। तो राइट हैंड साइड में लेके बुक में बताया गया है, उसी के अनुसार देखते हैं। तो फर्स्ट, अच्छी स्थिति में तीव्रता, अच्छी स्थिति में तीव्रता। अच्छी स्थिति में तीव्रता, तो यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, तो हम बना लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। -q प्लस मान लेते हैं A B, दो पॉइंट चार्ज हैं जो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, किसी परावैद्युत माध्यम में क्रमशः बिंदु A और B पर स्थित हैं। उनके बीच की दूरी 2l है। मिड पॉइंट O है, मध्य बिंदु O है, तो आप यहाँ से समझ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा l, ये हो जाएगा l। क्लियर? अब इसके अक्ष पर इसके सेंटर से एक दूरी ले लेते हैं P, एक बिंदु ले लेते हैं P। इस बिंदु पर हमें तीव्रता की गणना, यहाँ इस बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले फिगर कंप्लीट करते हैं बच्चों। देखिए फिगर बहुत आसान है, जैसे कि बाकी चीज़ आप बेसिक चीज़ तो आप जानते ही हैं, जैसे भी वीडियो के माध्यम से जान गए कि वैद्युत द्विध्रुव में जो आवेशों के बीच की कुल दूरी 2l लेते हैं, और मध्य बिंदु अगर मैं कह दिया हूँ तो ये दूरी आधी हो जाएगी l। और जो दूरी हम लेते हैं वो सदा सेंटर से लेते हैं, सेंटर से, याद है कहाँ से लेते हैं, सेंटर से। जिस पॉइंट पर हम तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं उस पॉइंट की दूरी हम वैद्युत द्विध्रुव के सेंटर से लेते हैं। तो मान लेते हुए दूरी कितनी है r। अच्छा, अब इसमें कितने पॉइंट चार्ज हैं, 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक -q और एक +q। तो दोनों पॉइंट चार्जों का अलग अलग दूरी हम चित्र के अनुसार बना देते हैं। तो यहाँ से देखिए मिड पॉइंट से यह दूरी कितनी है r, और अगर मैं +q से उस बिंदु की दूरी पूछूं तो आप सीधे क्या करेंगे, इस r में से इस l को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा r - l। सिंपल। अगर इसी तरह से -q से उसकी दूरी पूछी जाए बच्चों
तो आप बिल्कुल सिंपली समझ रहे हैं कि सेंटर तक दूरी कितनी है r, और r से आगे कितना बढ़े l, तो हो गया r प्लस l। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव से दोनों आवेशों के अच्छी स्थिति में किसी बिंदु से दूरी। प्लस क्यू आवेश की दूरी कितनी बनी r माइनस एल, और माइनस क्यू आवेश की दूरी बनी r प्लस एल। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं निगमन पे। हमें तीव्रता ज्ञात करनी है पॉइंट P पर, तो उसके लिए चलिए, तो लेक्चर में इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था बच्चों कि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता जो होती है उसको निकालना बहुत आसान होता है। उसमें केवल दो चीज़ चाहिए, आवेश चाहिए और दूरी चाहिए, उस आवेश से उस बिंदु की कितनी दूरी है। दो चीज़ यदि हमें मालूम हो तो हम तीव्रता को आसानी से निकाल सकते हैं। पहले जो मैंने कुछ बात बताई है उसे आपको नोट कर लेना होगा। क्या? कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी परावैद्युत माध्यम में जिसका परावैद्युतांक K है स्थित है, जिसमें माइनस क्यू आवेश बिंदु A पर स्थित है तथा प्लस क्यू आवेश बिंदु B पर स्थित है। ठीक, तो इतना लिखने के बाद फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद पूरा क्लियर कर लेंगे। अब हम आगे के टॉपिक में चलते हैं। चित्रानुसार इसके डायरेक्शन को भी इसमें शो कर देते हैं, क्योंकि अभी बताए थे कि माइनस से प्लस की ओर उसकी डायरेक्शन होती है। तो चित्रानुसार अब हम इस चीज को भी शुरू करें कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो मान लेते हैं बच्चों की वह E1 है। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने परावैद्युत माध्यम K में माना है तो यहाँ K लिखेंगे, इंटू बिंदुवास कारण जो होता है तीव्रता वही फार्मूला लगा रहे हैं। Q मैंने बताया था चिन्ह नहीं लिखना है, परिमाण को लिख रहे हैं, दिशा भी लिखेंगे। और अब देखिए माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी है r प्लस एल। क्या लिखेंगे? r प्लस एल, और दूरी का क्या होता है स्क्वायर। तीव्रता का फार्मूला होता है ना E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू क्यू अपान r स्क्वायर। यही फार्मूला हमने लगाया है। तो वह दूरी कुछ भी हो सकती है, r प्लस एल, r माइनस एल, कुछ भी। तो जो दूरी है दूरी का सीधे क्या करेंगे वर्ग करेंगे। ये अभी हमने परिमाण लिखा। क्या लिखा? परिमाण। दिशा क्या होगी बच्चों? तो दिशा के लिए मैंने ट्रिक क्या बताया था कि किसी बिंदु आवेश की प्रकृति देखेंगे कि वो प्लस है कि माइनस। प्लस है तो प्लस से दूर, माइनस है तो माइनस की ओर। यहाँ पर माइनस है तो माइनस से क्या लिखेंगे? माइनस की ओर लिखेंगे। तो माइनस की ओर का मतलब कि उसी बिंदु पर उस ओर जाएंगे, उसी बिंदु से उस ओर जाएंगे। हमेशा याद रखेंगे कि जिस बिंदु पर हम तीव्रता निकालना चाह रहे हैं वहीं से डायरेक्शन शो करेंगे अपने कॉपी में, वहीं उसी बिंदु से डायरेक्शन दिखाएंगे। ये नहीं कि यहाँ से दिखाएं उधर। उस बिंदु, जिस बिंदु पे हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो बिंदु यहाँ है, चार्ज माइनस है तो माइनस की ओर यहाँ लिखेंगे E1 वेक्टर रूप में। अच्छा, जैसे लिख देते हैं दिशा। तब दिशा किधर से हो गई? P से A की ओर। देखिए यहाँ पर हमने A लिखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे दिशा P से A की ओर, P to A। यहाँ ऐसे आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। फिर इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। चलिए फार्मूला लगाते हैं। मान लेते हैं प्लस क्यू के कारण तीव्रता क्या है? E2 है। तो फार्मूला लगाइए, ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान। अब देखिए प्लस से उस बिंदु की दूरी कितनी है? r माइनस एल है। क्या लिखेंगे? r माइनस एल, दूरी का वर्ग है, दूरी का वर्ग कर लेंगे। हाँ, परिमाण तो लिख दिए भाई। अब क्या चाहिए हमें? दिशा चाहिए। तो दिशा चलिए बताइए। तो ये क्या है? प्लस है, बिंदु यहाँ है तो प्लस से दूर, तो उसी बिंदु से उससे दूर जाएंगे। यहाँ लिख देंगे
E2। क्लियर? तो दोनों चीज़ दिखाना होता है बच्चों। गणना जब भी करेंगे, थ्योरी हो या फिर न्यूमेरिकल हो, तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप उसको चित्र सहित वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि मैंने E1 को इधर क्यों लिया, E2 को बाहर क्यों लिया, क्योंकि वो प्लस है तो इसलिए उससे दूर जाएगा, ये माइनस है तो उसकी ओर आएगा। यहाँ पर दिशा क्या लिखेंगे? अब वह A से P की ओर जा रहा है। देखिए A से P की ओर भाग रहा है ना, दूर भाग रहा है उससे, A से P जाएंगे। क्या लिखेंगे? B पॉइंट जर कहाँ है? प्लस पे है ना, तो यहाँ लिखेंगे B to P, यानी कि B से P की ओर है। E2 की डायरेक्शन किधर है? B से P की ओर। अब हमने दोनों पॉइंट चार्ज मिल गए। अब हमने कक्षा 11 में वेक्टर चैप्टर पढ़ा है बच्चों। उसमें नियम बताता है कि यदि दो वेक्टर परस्पर विपरीत दिशा में हो, एक दूसरे से 180 डिग्री पर हो, तब उसका परिणामी आप कैसे ज्ञात करते हैं? तो उसका परिणामी ज्ञात करने के लिए आप ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर पॉइंट, इधर 10 न्यूटन का बल लगा, इधर 5 न्यूटन का बल लगा, तो नेट बल या नेट कैसे निकालेंगे? तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देना है, तो हो गया 5 न्यूटन। अच्छा, तो यहाँ पे भी ये दोनों ठीक क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं। भाई घटाना है, घटाना तो है, लेकिन अब ये कंफर्म करिए कि E1 में से E2 घटाएं कि E2 में से E1, किसको किस में से घटाएंगे? कौन ज़्यादा है कौन कम है? तो सिंपल है, देख लीजिए 1/4πε0K 1/4πε0K दोनों में कॉमन है, Q भी कॉमन है। नीचे यहाँ R प्लस L का होल स्क्वायर, यहाँ R माइनस L का होल स्क्वायर है। ध्यान देंगे बच्चों। तो जैसे कोई भी दो भिन्न हो, 8/9 और 7/7, तो जब अंश बराबर हो और जिसका हर बड़ा होता है वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। जिसका हर छोटा हो वो भिन्न बड़ी हो जाती है। इसमें बड़ा कौन है? ये बड़ा है। यहाँ पर देखिए ये R प्लस L है, इसका हर क्या है? अधिक है। यहाँ R माइनस L है, इसका हर कम है, तो ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा। तो स्पष्ट है E1 व E2 एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत तथा E2 इज ग्रेटर देन E1 है। स्पष्ट है कि E1 और E2 एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं, और E2 E1 से बड़ा है। तो E2 E1 से बड़ा है तो भाई हम परिणामी निकाल लें। तो बिंदु P पर नेट तीव्रता आ जाते हैं इधर। अतः बिंदु P पर नेट तीव्रता E बराबर E2 माइनस E1। ये परिमाण की गणना हो रही बच्चों, अभी डायरेक्शन बाद में लिखेंगे। तो E2 माइनस E1, तो E2 की वैल्यू कितनी है? रख दीजिए 1/4πε0K, दोनों में है तो कॉमन कर लें, या आप सीधे समझ रहे हैं वहाँ पे वैल्यू लिखी गई है, तो Q/4πε0K को कॉमन कर लेते हैं दोनों से, और यहाँ लिख देते हैं 1/r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर? कॉमन ले लिए दोनों में इस चीज़ को, इसको लिख देंगे Q/4πε0K, इसको यहाँ पर लाएं r प्लस L का होल स्क्वायर माइनस r माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए ध्यान से r माइनस L r प्लस L दोनों का स्क्वायर है, तो पहले इन दोनों को ले लें। तो a माइनस बी, ए प्लस बी को फार्मूला लगा दें तो हो जाएगा r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर, इस तरह स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे हल कर ले इसे आगे, तो Q/4πε0K, ये चीज़ नहीं समझ में आई हो तो यहाँ पर आप देख लेंगे इसे,
आर माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस यल का होल स्क्वायर। इसे लिखेंगे आर माइनस यल आर प्लस यल को दोनों वैल्यू स्क्वायर करते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी कर देंगे तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर तो स्क्वायर है प्लस स्क्वायर। ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा तो आप देख लेंगे। चलिए इसको हल कर लेते हैं। आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2 RL। अब इसको तोड़ेंगे और माइनस का गुणा भी करेंगे साथ ही साथ। माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, माइनस 2RL आएगा तो माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 2R, यहाँ पे देते हैं प्लस 2RL अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का। देखिए इसमें कटेगी हो सकता, ये कट गया। अच्छा बचा क्या, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4RL 2RL 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा, मिटा दें। तो ये हो जाएगा बच्चों E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको ऐसे लिख देते हैं, इंटू 2 इंटू 2L इंटू R अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाले को लें तो 2 इंटू 2QL 2 इंटू 2QL इंटू R। तो E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू इतना बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2। अब इस चीज़ को भी बताया था, क्या लिखेंगे, P R अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यह भी फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों, लेकिन इसमें अभी एक चीज़ और बोलेंगे, क्या कि यदि यह दूरी जो हमने यह बिंदु P की से मध्य से दूरी ली है R, यह दूरी इस यल की अपेक्षा बहुत अधिक हो, तब इस केस में हम इस चीज़ को छोड़ देंगे। यल यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, यदि R इज ग्रेटर देन यल, तब यल स्क्वायर को छोड़ने पर, क्योंकि यल बहुत छोटा है तो उसका वर्क करेंगे तो और भी कम हो जाएगा। तब हो जाएगा E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2PR बटे, ये छोड़ देंगे तो हो जाएगा R के पावर 4। तो ये हो जाएगा E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P अपान R। क्यों बेकार R से कट जाएगा, तो ये आ जाता है बच्चों हमारा फार्मूला। एक अच्छी स्थिति में किसी पॉइंट पर वैद्युत ध्रुव के कारण जो तीव्रता होती है वो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P अपान R क्यूब होता है। इधर नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को और थोड़ा सा, इसको आप अच्छी स्थिति में लिखें तो ई को आप ई अच्छी भी ले सकते हैं, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, ई अच्छी बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P अपान R क्यूब। ये अच्छा, अब मेन इसके डायरेक्शन की बात करें हमें, तो यहाँ पर ई मिल गया नेट, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि हमारा जो नेट तीव्रता है वो किधर है, क्योंकि अभी कंफर्म था कि E2 E1 से ज़्यादा है, तो जो क्वांटिटी ज़्यादा है उसी दिशा में नेट जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने बल लिखा है, इधर 10 न्यूटन लगे, इधर 5 न्यूटन है, तो नेट बल किधर भागेगा, 10 न्यूटन की तरफ, क्योंकि वो अधिक है। इधर नेट तीव्रता किधर जाएगी, जो अधिक है तीव्रता उसी की ओर। यहाँ पर नेट तीव्रता E जो मिली
वह इस डायरेक्शन में गई, मतलब E2 की ओर जो ज़्यादा था। तो मेन पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें, नोट्स करके लिख सकते हैं। निर्वात के लिए ये बराबर कितना 1, अब ये अच्छी बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r। सेकेंड पॉइंट पूछता है एग्जाम में बच्चों कि अच्छी स्थिति में जो तीव्रता मिलती है उसकी दिशा और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या दोनों सेम होता है कि विपरीत होता है। तो आप यहाँ पर देख के बताइए, नेट इधर आया और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो इस स्थिति में क्या है, P और E दोनों एक ही दिशा में होते हैं। तो लिखेंगे अच्छी स्थिति में P व E जो नेट आया हमारा, जो नेट तीव्रता निकलते हैं, P व E नेट एक ही दिशा में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है एग्जाम में, एक ही दिशा में होते हैं। अच्छा, हर बिंदु आवेश के कारण तीव्रता जो थी, बिंदु आवेश के कारण, तो वहाँ पर E बराबर क्या था 1/4πε0 इंटू Q/r²। यह व्युत्क्रम वर्ग का पालन करता था, ये प्रोपोर्शनल r स्क्वायर को ये फॉलो करता था। लेकिन यहाँ देखें तो यह दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है बच्चों, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता निकलती है अच्छी स्थिति में, वो दूरी के तृतीय घात का अनुप्रमानुपाती होती है। यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है, वह उसके तृतीय घात के व्युत्क्रम का पालन करता है, यानी कि दूरी का क्या होता है, घात 3 होता है। तो इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग तीव्रता की गणना किए, और भी अच्छी स्थिति में। इसमें सब पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। यहाँ कहीं भी दिक्कत आ रही होगी आप बिल्कुल हमें बताएंगे। इस पॉइंट P को अच्छी स्थिति में इधर भी लेके गणना कर सकते थे, तो जो आएगा रिजल्ट सेम टू सेम वही आएगा। और उसमें भी E, क्योंकि जब जैसे ही आप इस पॉइंट को इधर लेंगे तो यही E1 E2 आपस में क्या होंगे, कम बेसी होंगे, तो जिसके कारण जो नेट तीव्रता निकल कर आएगी वह उस केस में भी P के डायरेक्शन में ही होगा। अगर आप इसे पलट के करते हैं, प्लस यहाँ ले लेते हैं, माइनस यहाँ ले लेते हैं, तो भी यही रिजल्ट आने वाला है। तो आप चाहे जैसे करेंगे, घर पे करेंगे, आपको अगर टॉपिक समझ में आई होगी, अगर घर पे से करेंगे तो आपको हर हाल में अच्छी स्थिति में तीव्रता निकल के यहीं आने वाली है। और उसकी जो नोट्स हैं, ये नोट्स हमेशा अच्छी स्थिति के लिए यहीं रहेंगे। तो इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पे मैं विराम देता हूँ बच्चों। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही होगी तो आप हमें व्हाट्सएप और कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक होगा हम लोगों का निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की गणना, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।